नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में 10th क्लास के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है? देखो, पहले हम एक जनरल एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट क्या होता है? जो भी हमारे जो बिजली के कनेक्शन होते हैं उसके अंदर अलग अलग जो डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक सर्किट है, सर्किट के अंदर हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई। बैटरी क्या करती है? सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, मान लो उसका पोटेंशियल V है, उसने क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया? V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। अब मैं क्या करता हूं, उस बैटरी को रिप्लेस कर देता हूं दूसरी बैटरी से। अब जो दूसरी बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह क्या हो गया? V1 हो गया। पहले कितना था? V। अब क्या हुआ? V1। अब सेकंड केस में V1 एंड V1 इज ग्रेटर देन V, मतलब अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है। अब फिर से मैं क्या करता हूं, एक और बड़ी बैटरी ले लेता हूं। बड़ी बैटरी इन सेंस कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी वाली बैटरी से भी ज्यादा है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 विच इज ग्रेटर देन V1। तो आपने क्या किया, तीन केस लिए। पहले केस में एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल V था, फिर आपने V1 लिया जो कि ज्यादा था, और बड़ी बैटरी लगाई उसके बाद में V2। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, आप गैस करो कि अगर हमने ये लगाई तो किस केस में, सपोज दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस वन इज केस 3, तो किस केस में करंट ज्यादा आएगा? 1 मिनट पॉज करो और कमेंट करो अभी। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आपने बिल्कुल सही गैस किया है। जो V2 है मींस जो हमारा जो थर्ड केस है उस केस में हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आएगा। क्यों? देखो, आपने जो गैस किया उसके अंदर या जनरली जो होता है, हम भाई बड़ी बैटरी लगाते हैं तो ज्यादा करंट आता है, सबको पता है, कॉमन सी बात है। मतलब आपका वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज कम था तो करंट भी क्या था? कम था। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो करंट है, द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन V, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू IR। देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमें इक्वल टू का निशान लेके आना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर हमेशा यही होता है। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक R से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये R क्या है भाई साहब? यहां पे R हमारा एक कांस्टेंट है। R क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां से जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या आया? V इज इक्वल टू IR। R हमारा कांस्टेंट था, इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? दिस इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस जो है ये किस वर्ड से आया है आप भी गेस कर सकते हो। रेजिस्ट, RESIST दिख रहा है आपको? ये रेजिस्ट वर्ड से ये आया है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज करना। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि फिजिक्स में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो V के नीचे चला जाएगा R। I इज इक्वल टू V/R। अगर आप इस फॉर्मूले से देखो, अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू घटती है। मतलब आपका अगर R बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। मतलब आपका अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट डिक्रीज होता है। इट मींस इट इज अपोजिंग करंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? What is resistance? It is the opposition to flow of current। करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस, अपोजिशन, बाधा। जो करंट के फ्लो में जो बाधा होगी दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देखो क्या होता है कि जो करंट होता है, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि करंट आपका जो तार है, क्या वो तार के अंदर से फ्लो करता है? कैसे फ्लो करता है? तार में से कैसे फ्लो करता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब हम लोगों को ये लगता है करंट हमेशा तार के अंदर से फ्लो करता है। नहीं भाई, करंट तार के अंदर से फ्लो ही नहीं करता। करंट हमेशा तार के ऊपर ऊपर से फ्लो करता है। कहां से फ्लो करता है? ऊपर ऊपर से, सरफेस से फ्लो करता है। तभी आपने देखा है कई बार कि हमारी जो तार होती है, उसको तार को जब हम ऊपर जो रबर की कवरिंग होती है ना, जो इंसुलेशन होता है, उसको उतारते थे, उसके अंदर छोटी छोटी तारें होती है। क्यों होती है छोटी छोटी तारें? क्योंकि वो छोटी छोटी तारें होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर मान लो अकेला एक मोटा तार होता, उसके कंपैरेटिवली छोटी छोटी तारें जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर हमें वो जो छोटी छोटी तारों का सरफेस एरिया थोड़े से पार्ट में एक मोटी तार के बराबर हो जाता है, तो हमें कम तार के अंदर सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है छोटी छोटी तारों से। और जो करंट होता है कभी भी तार के अंदर से फ्लो नहीं करता, ऊपर ऊपर से फ्लो करता है। ठीक है, अब जब करंट ऊपर ऊपर से फ्लो कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो भाई करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा। कम सरफेस एरिया, करंट कम फ्लो कर पाएगा। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब करंट आपका क्या कर पाएगा? ज्यादा फ्लो कर पाएगा। इट मींस वो इजीली फ्लो कर पाएगा। तो अगर आपका एरिया कम है, देखो अगर एरिया कम है, करंट फ्लो कम फ्लो कर पा रहा है। अगर एरिया बढ़ गया तो करंट इजीली फ्लो कर पा रहा है। तो मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं, अगर मेरे पास दो कंडक्टर है सेम ही मटेरियल का, अगर एक या दो वायर है, एक का एरिया ज्यादा है, एक का एरिया कम है, तो जिसका एरिया ज्यादा है वहां पे करंट इजीली फ्लो करेगा, या मैं बोलूं उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं ना, एसी हो गया या आपकी और जो फैक्ट्रियों के अंदर मशीन होती है, उन सभी की तार मोटी होती है। मोटी होने का रीजन क्या है? मोटी होने का कारण यही है कि भाई तार मोटी तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो करंट इजीली फ्लो करेगा, करंट इजीली फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब रुकावट कम होगी। बात खत्म, सिंपल। तो हमने ये पढ़ा व्हाट इज रेजिस्टेंस। इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अब जो रेजिस्टेंस को अगर मैं फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल लूं तो आर हो जाएगा वी अपॉन में आई। वी है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी एसआई यूनिट हमने पढ़ी है, क्या होता है? वोल्ट। आई करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट बनी वोल्ट पर एम्पियर। क्योंकि ओम भाई साहब थे, ओम लो इन्होंने दिया, तो इसीलिए वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। इसका सिंबल ऐसे होता है भाई, घड़ा देखे हो? जो घड़ा जो होता है, घड़े को उल्टा रख दो उसी टाइप का। तो ये देखो ऐसा लग रहा है मटका उल्टा करके रख रखा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। अब बात करते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया तार मोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होगी, करंट इजीली फ्लो करेगा। क्या ये किन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है? करता है जी। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अब हमें ये बात करनी है। तो सबसे पहला बात करेंगे भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ की बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं हमारे पास ये, एक हमारे पास ये है। ठीक है, आप सभी को पता है करंट कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट आने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। अब देखो यहां पे दोनों की मोटाई बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां तक जाना है इस कंडक्टर के अंदर, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को यहां से आके यहां तक जाना है। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और उसमें क्या होता है? एनर्जी होती है, हर एटम की एनर्जी होती है, तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है? मुश्किल होता है। उनके वाइब्रेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये दो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से वाइब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में से जाएगा, अब टक्कर भी मारेगा, बीच में हो सकता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एकदम अचानक से टकरा जाए। वो जो टकरा रहा है ना, वो जो टकरा रहा है, जिस कारण टकरा रहा है, उसको हमने नाम दे रखा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस कारण से है? वो टकराव के कारण से। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, और आपका जो अगर हम बात करें वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है टक्कर भी बढ़ेगी, क्योंकि एटम ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो ज्यादा टक्कर आपकी लगेगी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को रुकावट ज्यादा होगी, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने पे जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अब देखो यहां से यहां तक जाने के लिए इसको मान लो यहां पे 500 बार क्या करना पड़ा? कोलाइड करना पड़ा। 500 बार इसकी टक्कर हुई, तो भाई ये दूरी तो ज्यादा है, यहां पे कम से कम 1500 बार तो इसको क्या करना पड़ेगा?
कोलाइड करना पड़ेगा। अगर 1500 बार टक्कर मारेगा तो रुकावट 1500 बार आएगी, यहां पे 500 बार आई, तो रेजिस्टेंस किस केस में ज्यादा होगा, इधर की इधर? बिल्कुल सही हो आप। सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ज्यादा रास्ता तय कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा टक्कर लगेगी। अब ज्यादा टक्कर लगेगी तो ज्यादा क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। तो जितना लंबा कंडक्टर होता है, जितनी लंबी वायर होगी, इसीलिए क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस उसमें उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो सोलर पैनल होता है ना भाई, सोलर पैनल के आसपास ही हमें क्या लगाना पड़ता है, हमारी जो बैटरी लगानी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोलर पैनल आपने छठी मंजिल पे लगवा दिया और नीचे आप बोलो कि भाई मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे उसकी बैटरी रखूंगा। भाई साहब, आपका एनर्जी लॉस होगा, पावर डिसिपेशन होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे फर्स्ट आपका क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, लेंथ पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर आपकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात कर रहे हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से क्या समझते हैं आप, आपकी जो पेंसिल है ना, आप पेंसिल को साइड से देखो, वो जो एरिया है ना, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाहर वाला एरिया। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो लेंथ पे, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड केस आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था कि करंट क्या होता है, हमेशा तार के ऊपर ऊपर से फ्लो करता है। अब जब करंट जो है तार के ऊपर ऊपर से फ्लो कर रहा है, उसके एरिया से फ्लो कर रहा है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उतना इजीली करंट फ्लो कर पा रहा है। कम एरिया है, करंट कम फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रुकावट ज्यादा है, क्योंकि उसको क्या ज्यादा है, रुकावट ज्यादा, मींस रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं अगर यहां से बोलूं कि रेजिस्टेंस कम होगी, कब कम होगी, जब एरिया बढ़ेगा। क्योंकि एरिया बढ़ने पे क्या बढ़ता है भाई, करंट बढ़ता है। एरिया बढ़ने पे करंट बढ़ता है, ये तो मान गए हो गया। एरिया बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा एरिया है तो ज्यादा करंट इजीली फ्लो कर पाएगा। तो एरिया बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। लेकिन हमने पढ़ा था भाई, जब करंट बढ़ता है ना तो रेजिस्टेंस घटता है, या जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है। मतलब ये अगर एक चीज बढ़ेगी ना तो दूसरी घटेगी। अब आप देखो, एरिया बढ़ा तो करंट बढ़ा। अब जब करंट बढ़ ही चुका है तो रेजिस्टेंस तो घटेगा ना। मतलब जब रेजिस्टेंस घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, या एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब आपका एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आपकी जो मोटी तार है, जो मैंने आपको पहले बताया, एसी और जो बड़े बड़े जो डिवाइसेस हो गए आपके फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है, सभी की तार आपकी अच्छी मोटी मोटी होती है। या आपके जो 11,000 वोल्ट की जो लाइन जो घरों में जो आ रही होती है, 22,000 वोल्ट की लाइन, वो भी क्या होती है, काफी मोटी होती है, पतली सी तार नहीं होती उसकी। क्योंकि उसकी हमें क्या चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस हमें लो चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो भाई करंट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सबसे पहला लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरी बात आती है नेचर ऑफ मटेरियल। भाई नेचर ऑफ मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप लकड़ी ले लो, लकड़ी को आप मोटी लंबी कर लो, मोटी कर लो, भाई लकड़ी में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है ना, लकड़ी कोई कंडक्ट थोड़ी करता है। अब नेचर ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं, सच काइंड ऑफ मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर। भाई ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ आने नहीं देंगे करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे। अगर आपकी हीट भी है उसको जाने ही नहीं देंगे। लकड़ी है, लकड़ी को एक तरफ से थोड़ा सा गर्म करो, गर्म चीज लगाओ, दूसरी साइड उसको हाथ लगाओ, क्या आपको हाथ गर्म महसूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लोहे को गर्म कर दो ना एक साइड से, थोड़ी देर बाद हाथ लगाना दूसरी साइड, हाथ जल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ये आपका जो फ्राई पैन होता है जो कुकिंग करते हैं, उसमें आपने देखा ना पीछे की साइड क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल जो कि करंट को अलाउ ही नहीं कर रहे अपने अंदर से पास होने के लिए। प्लास्टिक है, ठीक है, आपका प्लास्टिक है। मान लो मैं इस पेन को इधर डाल के स्विच में डाल के अगर ऑन कर दूं तो क्या मेरे को करंट लगेगा? नहीं लगेगा भाई। अगर मैं लोहे की दो डाल दूंगा, एक साइड से पकड़ लूंगा, ऑन करूंगा, तो मेरे होता है ना, क्या कहते हैं, सेंटर फ्रूट से जो होता था ऐड आती थी, बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसी टाइप से बाल खड़े हो जाएंगे, नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो इंसुलेटर पे तो भाई आप मोटा कर लो, पतला कर लो, लंबा कर लो, छोटा कर लो, उठा दो, कैसे कर लो यार।
ठीक है, किसी भी पोजीशन में ले लो, ठीक है, वो आपका करंट को अलाउ ही नहीं करेंगे, पास ही नहीं होने देंगे। लेकिन जहां बात आती है भाई कंडक्टर की, ये तो अलाउ करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी तो डिपेंड हो गया ना आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो तीन फैक्टर की बात करें, सबसे पहला लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा एरिया, अब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा था नेचर ऑफ मटेरियल। अब अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं इसको, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल टू, देखो अब ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, R इज इक्वल टू रोहो एल बाई। ये जो रोहो है ये हमने क्या लगाया, दिस इज कांस्टेंट ऑफ, दिस इज अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है भाई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हर जगह उसकी डिनोटेशन अलग अलग है, कहीं पे R से डिनोट कर देते हैं, कहीं पे रो से डिनोट कर दिया, कहीं पे K से डिनोट कर दिया, कहीं पे आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। आपको ध्यान है यहाँ पे G क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो था। यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे किससे हम डिनोट करते हैं, रोहो से। तो रोहो क्या है, रो का फॉर्मूला निकालोगे तो RA/L। अच्छा, हमारे हरियाणा में क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं गया हुआ था, मेरा एक दोस्त है चिंटू नाम का, उसके साथ में गया था पार्टी में। तो उसका व्रत था, मतलब तो उसने तो मना किया था, लेकिन मैं उसको स्पेशली लेके गया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, हमारी थोड़ी लगती है, तो मैं जब खाना खा रहा था मैं उसको दिखा दिखा के खा रहा था। तो उसकी लार टपक रही थी, हमारे हरियाणा में बोलते हैं राल टपक रही थी। क्या टपक रही थी, राल। देखो रो का मतलब RA/L, राल हो गया ना, राल। R क्या थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। मटका उल्टा करके रख दो भाई। एरिया, एरिया की सबको पता है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी भाई साहब, ओम मीटर। क्या बनेगी, रोहो की ऐसा यूनिट ओम मीटर। भाई हमने कहा रोहो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल ली। अब बात आती है रो रो हम बोल रहे हैं, क्या इसका कोई नाम नहीं है क्या, बिल्कुल नाम है जी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई साहब, रेजिस्टिविटी। देखो पहले जो था R वो रेजिस्टेंस था, ये है रेजिस्टिविटी, दोनों में डिफरेंस है। अब ये जो रोहो है ना, हमने भाई कहा पीछे देखो, अगर हम पीछे आएंगे तो यहां पे बोला लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है, यहां पे हमने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और यहां पे कह रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे, और नेचर ऑफ मटेरियल हमने लिया ही नहीं। ये जो रोहो है ना, ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। जब आप 12th में आओगे ना, 12th क्लास के लिए जब पढ़ते हैं हम, तो 12th क्लास में एक चीज और होती है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपका कंडक्टर है, अगर आपका कंडक्टर है, उसके लिए अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, भाई टेम्परेचर बढ़ने में मैंने बताया था आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को टक्कर ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को टक्कर ज्यादा लगेगी तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। रेजिस्टेंस भाई साहब, जब रेजिस्टेंस बढ़ रही है, सीधी सी बात है, टक्कर की वजह से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये कंडक्टर के केस में। एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब भाई कंडक्टर है भी और नहीं भी। सेमी मतलब आधा कंडक्टर। ये आपका अगर हम बात करें, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और भी होता है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है। इनसे ना हमारे स्मार्ट डिवाइसेस बनते हैं। फोन की जो चिप होगी उसके अंदर इनका यूज होता है। आपने LED का नाम सुना होगा, LED बल्ब बोलते हैं ना, LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, वो इन सेमीकंडक्टर के थ्रू के एक फिनोमेना होता है, PN जंक्शन, उसी से ही बनी होती है। एक PN जंक्शन डायोड ही है जिसको बोलते हैं अपन लाइट एमिटिंग डायोड। तो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर में पता है क्या होता है, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, टेम्परेचर बढ़ने पे इसकी रेजिस्टेंस घटती है, उल्टा है। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है। मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना
तो इसकी आपकी रेजिस्टेंस घटेगी, मतलब करंट जो है इसके अंदर बढ़ेगा, ये गुड कंडक्टर होता जाता है उतना ही। ठीक है, तो हमारा जो हमने ये तो आगे की बात है, तो हमने जो पीछे बात करी थी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हमने क्या बोला भाई, रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट निकाली, रो था आर ए बाई एल, राल जो अभी बात करी थी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या थी मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया, इसकी एसआई यूनिट क्या बनी भाई, ओम मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। अभी हमने बात करी ना भाई साहब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रो से लिख रहे थे, आर ए बाई एल राल, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ध्यान होगा आपको इसकी एसआई यूनिट निकाली थी ओम मीटर। देखो अब रो था आर ए बाई एल, अगर मैं यहां पे ध्यान देना, अगर मैं एरिया को 1 ले लू 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को 1 मीटर ले लू, मींस तो रो क्या हो जाएगा आर इंटू 1/1, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम, 1 से डिवाइड करो सेम, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये तो आर आ गया, रो क्या आ गया आर, ये तो गंगाधरी शक्तिमान है वाली बात होगी, गंगाधरी शक्तिमान है। लेकिन भाई गंगाधर पक्का शक्तिमान नहीं है, गंगाधर में पावर कब आती थी, जब वो शक्तिमान बनता था। ठीक है, तो इसी टाइप से अब अपन बात करें तो रो ही आर है, कब होगा, कंडीशन है भाई साहब, जब एरिया भी 1 हो और लेंथ भी क्या हो 1 हो। तो हाउ विल यू डिफाइन रेजिस्टिविटी, it is the resistance offered by a conductor of unit length। अच्छा, यूनिट लेंथ का मतलब L बराबर है 1 मीटर, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होना चाहिए, यूनिट मींस ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आपका एरिया। अब देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। एक ऐसा कंडक्टर है हमारे पास जिसकी लेंथ यूनिट है, 1 मीटर का कंडक्टर है, और एरिया भी क्या है, यूनिट है भाई, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो कोई भी आपके पास तार है, अगर देखो एक तार है आपके पास, वो 1 मीटर लंबा है, ठीक है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो वहां पे रेजिस्टिविटी को क्या बोल देंगे हम, रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, 1 मीटर लंबा आपका तार है, उसका 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, आपने क्या किया, उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, तो वही आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब भाई अगर बात करें ना कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको तो हमें कंडक्टर यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसको यूज करना चाहिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखो हम दो चीज को कैसे कंपेयर करेंगे, अगर एक की लंबाई मैंने मान लो, देखो 2 तार है, एक की लंबाई मैंने 4 गुना ले ली, एक की 4 गुना कम है, एक की रेजिस्टेंस मान लो दुगनी है, लंबाई वाली की रेजिस्टेंस सिर्फ दुगनी है और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, उससे आधी है, तो 4 गुना हो गई भाई लंबाई, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी रेजिस्टेंस भी 4 गुना होती तब ये एक जैसे कंडक्टर होते, तो उस केस में हम निकाल ही नहीं सकते कि कौन सा क्या होगा। ये रेजिस्टिविटी का फायदा क्या है, अगर मेरे को दो मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, देखो मान लो मेरे पास है मटेरियल X एंड मटेरियल Y, इसकी रेजिस्टिविटी है मान लो 5 मान लेते हैं, पर वैसे ही मान लेता हूं भाई मैं 5 ओम मीटर, और इसकी है 7 ओम मीटर। मतलब हमने क्या किया, दोनों 1 मीटर लंबे तार लिए दोनों के, और एरिया कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया दोनों का, इसका तो 5 आया, इसका 7 आया। ठीक है, अगर दोनों की कॉस्ट आपकी बराबर है, दोनों मेटल है, दोनों की कॉस्ट आपके बराबर है, अब आप घर के अंदर बिजली के कनेक्शन के लिए आपको इनमें से कोई यूज करनी है, तो कौन सी यूज करोगे, एक्स वाली। कौन सी यूज करोगे, एक्स वाली। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, मतलब उतने ही तार उतने ही एरिया के लिए इसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर ये यूज करोगे ना भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, आपका जो है ना एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, आपका क्या होता है, घरों में कई बार पुराने टाइम पे एल्यूमिनियम की वायरिंग होती थी, तो बिजली का बिल क्या आता था, ज्यादा आता था। इसीलिए हम लोग आजकल कॉपर की वायरिंग करते हैं, कॉपर की वायरिंग होती है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है ना हमारा सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, सेकंड बेस्ट कंडक्टर। तो भाई बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। बेस्ट कौन सा है, सिल्वर। ठीक है, अब सिल्वर आपको सबको पता है सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, अब वो इतना इफेक्टिव होता ही नहीं कि भाई अब इतना महंगा, यार घरों में अगर सिल्वर की तारें होंगी ना तो पता चला कोई तार उखाड़ उखाड़ के तारों की चोरी होनी चालू हो जाएगी। हालांकि तारों की चोरी कॉपर की भी होती है, कॉपर भी आपका सस्ता नहीं है, काफी महंगा है, लेकिन सिल्वर तो नेक्स्ट लेवल है।
तो वो बिजली की इतनी बचत नहीं करता, पहले ही इतना ज्यादा महंगा पड़ जाता हो, ठीक है। तो जनरली हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफी कम है, बहुत कम है, सबसे कम तो आपकी किसकी, सिल्वर की, ठीक है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो आपका बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस से गारंटी नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस के कई फैक्टर है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि खाली रेजिस्टेंस के बेस पे हम क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन रेजिस्टिविटी अगर दो मटेरियल की पता है तो उससे देखते ही बता देंगे भाई दिस इज गुड कंडक्टर, दिस इज बैड कंडक्टर, दिस वन इज इंसुलेटर और दिस वन इज आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लेस। और ऐसे हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज वेरी हाई, ठीक है बच्चों। आज इतनी बात करेंगे, एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं यार, हमने देखो किया क्या है। देखो सबसे पहले हमने बात करी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हमने एग्जांपल लिया भाई, एक सर्किट में एक बैटरी लगा दो, फिर और बड़ी बैटरी लगा दो, जितनी बड़ी बैटरी हो रही थी करंट उतना बढ़ रहा था। तो V2 सबसे फालतू था, V1 उससे कम था, V1 और V सबसे कम था। तो जिसका थर्ड केस में हमारा सबसे ज्यादा करंट आया था, आपको अगर ध्यान हो तो, क्योंकि आपका बैटरी बड़ी तो आपका करंट ज्यादा, ठीक है। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा वोल्टेज होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आपका करंट होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। R क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते थे भाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने कहा V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, इसलिए हमने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। R क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस। R क्या भाई? रेजिस्टेंस। अब आपने I का फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले से I को रखो, V नीचे आ गया, I इज इक्वल टू V बाई R। अगर R बढ़ रहा है तो I घट रहा है, R बढ़ रहा है तो I घट रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस ना भी आपका रेजिस्ट मींस अपोज, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के अंदर अपोजिशन, करंट के फ्लो के अंदर रुकावट या बाधा रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तब R क्या आ गया? V बाई I। V पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो इसकी एसआई यूनिट बनी भाई वोल्ट पर एम्पियर। अब भाई इसको याद रखने के लिए हमारा क्या कर दिया, क्योंकि ओम्स लॉ से डिराइव किया गया है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ओम। तो कई बार ना एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्ट पर एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज, तो आप क्या बोलोगे भाई? ओम, ठीक है। आप क्या बोलोगे? ओम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं। आगे देखो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहले हमने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है ना आपका किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो जितना उसके अंदर क्या होता है प्रैक्टिकली, वो एटम जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उससे टक्कर लगती है, उससे जो टक्कर लगती है तो उससे वो आगे जाने में उसको रुकावट होती है, उसी को क्या बोलते हैं भाई साहब? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितना देखो, एक तार हमने इतनी लंबी ली, एक तार इतनी लंबी ली, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक फ्लो करना है करंट के लिए, यहां पे यहां तक फ्लो करना है, तो भाई इसमें छोटा रास्ता है तो कम टक्कर होगी, बड़े रास्ते में ज्यादा टक्कर होगी। कम टक्कर है तो कम रेजिस्टेंस है, ज्यादा टक्कर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने बात करी भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। हमने बात करी मोटी जो तार होती है, मोटी जो वायर होती है, उसमें से करंट फ्लो करना इजी होता है। कारण क्या है भाई? भाई आप एसी का ले लो, बड़ी जो मैंने मशीनरी बताई सबकी तार मोटी होती है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हो, क्योंकि तार की करंट की प्रॉपर्टी होती है तार के अंदर से फ्लो नहीं करता, ऊपर ऊपर से सरफेस एरिया से क्या करता है? फ्लो करता है। एरिया क्रॉस सेक्शन से क्या करेगा? वो फ्लो करेगा। इसीलिए जो हमारी जो तार होती है ना, आप तार को तोड़ के देखोगे इसके अंदर पतली पतली छोटी छोटी तारें होती है, क्योंकि उन छोटी छोटी तार बनाने से क्या होता है? उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से क्या होता है? करंट इजीली फ्लो करता है, एरिया बढ़ेगा आपका करंट बढ़ेगा। भाई जब करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो एरिया बढ़ा, करंट बढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस घटा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया घटा, मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस भाई साहब एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बताया हमने? रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने बात करी भाई नेचर ऑफ मटेरियल। आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा। अब आप लकड़ी को कितना बड़ा कर लो, प्लास्टिक को कितना बड़ा कर लो, रबड़ को कितना बड़ा कर लो और कितना मोटा कर लो, भाई साहब उसमें करंट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये तीनों मटेरियल जो मैंने नाम लिए, आपका ये तीनों के तीनों मटेरियल क्या है? इंसुलेटर। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है भाई किस पे? इंसुलेटर है, कंडक्टर है। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कंडक्टर की। अब कंडक्टर के लिए क्या होता है, आपकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो फिर हमने बात करी, इन फैक्टर को कंबाइन कर दिया, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली कंबाइन कर दिया, इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जिसको हमने बोला रेजिस्टिविटी, और रो की वैल्यू क्या है, राल, आर ए बाई एल। तो आर की एसआई यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कटा, इसकी एसआई यूनिट बनी भाई ओम मीटर। फिर हमने बात करी भाई साहब, ये जो आपका जो रेजिस्टिविटी होती है, ये होती क्या है, अगर देखो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर एरिया को 1 ले लूं, ले लिया, लेंथ को 1 ले लूं, ले लिया, तो r इंटू 1/1 बचेगा, मतलब रो की वैल्यू r के बराबर आ गई, मतलब रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है, कब बराबर है, जब लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम रेजिस्टिविटी को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, अगर हमारे पास दो मटेरियल है, एक की रेजिस्टिविटी आपकी कम है, एक की ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो बेकार कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, बेटर कंडक्टर होगा। तो आज के लिए इतना करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम इश्यू रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भाई। और पढ़ना, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो है हम वो कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे हमारा इन्हीं के ऊपर की, अगर हम कंडक्टर को बढ़ा दे, लेंथ को डबल कर दे, हाफ कर दे, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस टाइप के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। डबल, ट्रिपल या 5% बढ़ा दे, 2% बढ़ा दे, तो वो हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।